नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर हुए ड्रोन अटैक के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर मिसाइलों की बौछार कर दी और यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर तबाही बरसाती मिसाइलों को देखकर राष्ट्रपति जेलेंस्की के गुस्से की ज्वालामुखी फट चुकी है। इस रिपोर्ट को देखिए। यूक्रेन वॉर जोन में पुतिन का ब्लैक संडे। चौबीस घंटे में मारे गए 950 रूसी सैनिक। यूक्रेन का ताबड़तोड़ हमला, रण छोड़ भागी रूसी सेना। जंग में फटा जेलेंस्की का ज्वालामुखी। क्राइमिया में रूस के सेवेस्तोपोल नेवल बेस पर ड्रोन हमला क्या हुआ? रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत उसके अलग अलग शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर दोबारा तबाही और बर्बादी का कहर बरसाना शुरू कर दिया। यूक्रेन के माइकोलाइव शहर में फैली बर्बादी की ये तस्वीरें रूस के मिसाइल हमले की गवाही दे रही हैं। यही नहीं, ऐसा ही कुछ हाल यूक्रेन के अहम शहरों का भी है। सेवेस्तोपोल के रूसी नौसेना ठिकाने पर हुए हमले के बाद से राष्ट्रपति पुतिन गुस्से में हैं और उनका यह गुस्सा यूक्रेन के शहरों पर बरसने वाले बारूद की शक्ल में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू वो है जिसकी हकीकत देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए अब आपको यूक्रेन जंग के दूसरे पहलू की हकीकत से भी वाबस्ता कराए देते हैं। दरअसल यूक्रेन जंग का दूसरा पहलू एक वीडियो की शक्ल में सामने आया है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जंग में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के गुस्से का ज्वालामुखी फट चुका है। यूक्रेन ने इस वीडियो को पोस्ट करने के साथ ये दावा किया है कि उसकी सेना ने खेरसॉन इलाके में महज 3 मिनट के अंदर रूस की सेना के सबसे घातक माने जाने वाले 2 Ka-52 अटैक हेलीकॉप्टरों को मार गिराया है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि रूसी सेना का एक सफेद रंग का Ka-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर उड़ान भर रहा है। तभी अचानक एक मिसाइल उससे टकराती है और वो आग के शोलों से घिरा कुछ दूर तक उड़ान भरने के बाद जमीन से टकराकर तबाह हो जाता है। Ka-52 एलिगेटर अटैक हेलीकॉप्टर को रूस का सबसे घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है और इसी वजह से इसका निकनेम ब्लैक शार्क भी रखा गया है। इससे पहले भी यूक्रेन 18 मिनट में रूस के 4 जंगी हेलीकॉप्टरों को नष्ट कर चुका है। ये तस्वीरें यूक्रेन जंग से सामने आई हैं। रास्ते पर खड़ी एक बख्तरबंद गाड़ी और उससे उतरते कुछ जवान। वीडियो को पोस्ट करने वाले का दावा है कि तस्वीरों में नजर आ रहे ये तमाम जवान रूस की सेना के हैं और फिलहाल अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी जान बचाने की गरज से वो रूस की सेना के एक टैंक पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उनके पीछे की तरफ एक जोर का धमाका होता है और उस जगह से रूसी सैनिक भागते नजर आते हैं। इसके बाद तस्वीर बदलती है और एक गाड़ी पर सवार कुछ रूसी सैनिक दिखाई देते हैं। वीडियो पोस्ट करने वाले ने यह दावा किया है कि ये रूस के सैनिकों का वो काफिला है जो मैदान जंग से अपनी जान बचाकर भाग रहा है और भागने की हड़बड़ाहट में गाड़ी चला रहे ड्राइवर से गाड़ी नहीं संभलती और गाड़ी पलट जाती है। वीडियो पोस्ट करने वाले ने यह भी दावा किया है कि ये तस्वीरें खेरसॉन की हैं।
ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक यूक्रेन जंग का दूसरा पहलू ये है कि 250 दिन से जारी इस जंग में रूस की सेना को 30 अक्टूबर कभी नहीं भूलेगा। ब्रिटिश अखबार का दावा है कि 30 अक्टूबर रूस की सेना के लिए ब्लैक संडे साबित हुआ, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की आर्मी ने महज 24 घंटे के अंदर यूक्रेन के अलग अलग वॉर फ्रंट पर अपने 950 सैनिक गंवा दिए। इतना ही नहीं, रूस के मिसाइल हमले से गुस्साए ज़ेलेंस्की ने जंग में रूसी सेना पर ऐसा पलटवार किया कि अब उसके सैनिक अपनी जान बचाने के लिए जंग मैदान को छोड़कर भाग रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया ही नहीं बल्कि यूक्रेन ने भी ये दावा किया है कि 30 अक्टूबर की जंग में रूस ने अपने 950 सैनिक गंवा दिए। खबर के मुताबिक इस वक्त यूक्रेन और रूस की सेनाओं के बीच दक्षिणी यूक्रेन में भीषण जंग चल रही है। यूक्रेन का दावा है कि वो अपने हथियारों की बदौलत रूस की सेना के ठिकानों और उसकी सैन्य टुकड़ियों को टारगेट कर उन पर सटीक हमले कर रहा है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की जंग में रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक उनकी सेना का जोश हाई है और वो यूक्रेन की तरफ आने वाली ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर रही है। Сьогодні дуже добре спрацювали наші повітряні сили та усі, хто задіяний у захисті неба. Більшість об'єктів, які терористи визначили собі за мішені, вдалося врятувати. Тільки за цей ранок терористи застосували для масованого удару 55 крилатих ракет, із них 45 अगर ब्रिटिश मीडिया में छपी खबरें और यूक्रेन का दावा सच है तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए बहुत बड़ा धक्का है। एक दिन में 950 सैनिकों को गंवा देना कोई मामूली बात नहीं है। इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जंग में अब पुतिन की रणनीति फेल हो रही है और उन्हें एक नई रणनीति बनाने की दरकार है। यूक्रेन ने अपने दावे को साबित करने के लिए जंग में रूस को हुए नुकसान की फिर एक नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट के मुताबिक जंग में रूस के अब तक 72,470 सैनिक मारे जा चुके हैं। उसके 2,698 टैंक तबाह हो चुके हैं। 5,501 बख्तरबंद गाड़ियां नष्ट हो चुकी हैं। 1,730 आर्टिलरी सिस्टम और 383 MLRS यानी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं। रूस के 1,415 UAV और 397 क्रूज मिसाइलें भी तबाह की जा चुकी हैं। इसके अलावा रूस के 197 एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर सिस्टम भी नष्ट हो चुके हैं। इतना ही नहीं, रूस जंग में अब तक अपने 276 एयरक्राफ्ट और 257 हेलीकॉप्टर भी गंवा चुका है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कहना है कि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना कही जाने वाली रूसी फौज की सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है और आज वो दुनिया की 22वें नंबर की सेना से हारने की कगार पर खड़ी है। по Росії по дронах, зокрема, і по тих, які поставили їм спільники з Ірану. І це бачить світ. Бачить, що колишня Друга армія світу вже навіть не 22-га за своєю ефективністю. А ми зробимо все, щоб пішла вона взагалі у другу сотню. І це буде. इतना ही नहीं, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का तो ये भी आरोप है कि जंग में रूस अब हद पार करने लगा है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को दरकिनार कर वो यूक्रेन पर हमला करने के लिए उसके पड़ोसी देश मोल्दोवा के एयर स्पेस का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। По наших цивільних об'єктах тільки полегшує і наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії. А уламки російської ракети, які впали на територію Молдови, тільки нагадують, наскільки важливо разом захищатися від цього зла, від рашизму, який не визнає ані державних кордонів, ані людських цінностей.
लेकिन एक दिन में 950 रूसी सैनिकों का मारा जाना यकीनन रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। और ये बात भी तय है कि शायद उन्हें भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। लेकिन अगर ये खबर सच है तो ये रूस के लिए जंग में अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक है। दरअसल अक्टूबर में ही राष्ट्रपति पुतिन ने ये ऐलान किया था कि यूक्रेन जंग के लिए 3 लाख वॉलंटियर्स की मोबिलाइजेशन का काम पूरा हो चुका है और उन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया गया है। लेकिन लगता है कि जंग में एक दिन में 950 सैनिकों की मौत की खबर ने उनके प्लान पर भी पानी फेर दिया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने भी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक और प्लान का पर्दाफाश किया है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस ने अपने सहयोगी देश बेलारूस में अपनी किंझल मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अपने दावे को साबित करने के लिए ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने इस बाबत एक सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी के मुताबिक रूस अब बेलारूस की सरजमी से भी यूक्रेन पर हमला कर सकता है, जो कि इस जंग की पेचीदगी को और भी बढ़ा सकता है। ब्रिटेन का दावा है कि बेलारूस के एयर बेस पर रूस की वायुसेना के 2 MiG-31K फॉक्सहाउंड इंटरसेप्टर जेट तैनात हैं। ये दोनों लड़ाकू विमान 17 अक्टूबर को बेलारूस में तैनात कर दिए गए थे। ये दोनों जेट AS-24 किल जॉय बैलिस्टिक मिसाइलों से भी लैस है। किल जॉय लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को निशाना बनाने में सक्षम है। फिलहाल यूक्रेन रूस की मिसाइल हमलों से बचने और उसके बाद मची तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक यूक्रेन में ऊर्जा संकट पैदा हो गया है, लेकिन अब यूरोप और दुनिया के 12 देशों ने यह ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को ऊर्जा संकट से बाहर निकालने में उसकी मदद करेंगे। ये देश हैं पोलैंड, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, इटली, जर्मनी, नॉर्थ मैसेडोनिया, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, फ्रांस और इजराइल। यूक्रेन में 250 दिन की जंग के बाद भी कोहराम मचा है। यूक्रेन के शहर शहर में तबाही और बर्बादी का आलम है, तो रूस की सेना के भारी नुकसान के बावजूद राष्ट्रपति पुतिन इस जंग को रोकने के लिए तैयार नहीं है और दुनिया बस इस बात को लेकर दहशत में है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी ये युद्ध किसी और बड़ी मुसीबत का बायस न बन जाए। और अब बात रूस यूक्रेन के बीच जारी महाजंग की। पुतिन ने अपनी सेना को 2 कदम पीछे हटने को कहा है, लेकिन जेलेंस्की को पुतिन के इस फैसले पर शक है। ऐसा क्यों है? इस रिपोर्ट में इसका पूरा जवाब है, गौर से देखिए। ये खेरसौन की जमीन है और यहां पिछले 1 महीने में इतने गोले बरसाए गए हैं कि हर तरफ मिट्टी में बारूद की महक है। यूक्रेन और रूस के बीच यहां ऐसा खतरनाक युद्ध हुआ है कि दोनों तरफ लाशों को गिनना बंद कर दिया गया। पुतिन ने जेलेंस्की को घुटने पर लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब जेलेंस्की ने खेरसौन में गेम पलटना शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या खेरसौन में पुतिन के लिए रेड लाइट जल चुकी है? क्या खेरसौन पर कब्जा पुतिन के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है? क्या जेलेंस्की ने रेड लाइट दिखाकर पुतिन के सबसे बड़े गुरूर को चकनाचूर कर दिया है? ऐसे में पुतिन क्या करेंगे, ये बड़ा सवाल है। खेरसौन में क्या हुआ है वो बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इस बम गोलों की बरसात में आपको यूक्रेन युद्ध की 2 बातें बहुत बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। ऐसी बातें जिनसे आपको इस युद्ध के नतीजे की भी साफ साफ तस्वीर नजर आएगी।
खेरसॉन में क्या ज़ेलेंस्की मजबूत हुए हैं या पुतिन अगर कमजोर हुए हैं तो इसकी वजह क्या है? क्या खेरसॉन में जवाबी कार्रवाई वाली ज़ेलेंस्की की टक्कर पुतिन के लिए डॉनबास में खतरे की घंटी बजा रही है? दुनिया भर में मीडिया बता रहा है कि ज़ेलेंस्की को खेरसॉन फिर से मिलने वाला है। मॉस्को टाइम्स ने छापा कि खेरसॉन की एक बड़ी सरकारी इमारत से रूस का झंडा भी हट चुका है। अमेरिका से लेकर यूरोप और अरब देशों का मीडिया भी यही खबरें छाप रहा है। खेरसॉन पर पूरी दुनिया की नजर है। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की की फौज को रोज नई ताकत मिलती जा रही है। खेरसॉन को फिर से जीतने वाले जज्बे के बीच बड़े बड़ों के बाद ग्रीस भी यूक्रेन के लिए आ गया है। ज़ेलेंस्की से मिलने ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना कैपुअल की आई और बहुत बड़ा तोहफा दे गए। उनके साथ ग्रीस के रक्षा मंत्री भी थे और ये दौरा अचानक हुआ और साथ में ज़ेलेंस्की के लिए बहुत कुछ खास लेकर भी आया। Ми отримали від Греції першу партію бронетехніки, вкрай необхідної зараз. Обговорили оборонну співпрацю, посилення санкцій проти Росії, підготовку спецтрибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Звичайно, говорили і про відбудову України. Для Греції все це особлива тематика. Спільнота українських греків традиційно живе на півдні нашої країни, у багатьох містах, селах, значна частина яких дуже постраждала від російських ударів. Багато греків жили в Маріуполі. ज़ेलेंस्की के लिए खेरसॉन में बड़ी खुशखबरी है। रिपोर्ट्स हैं कि रूस के कमांडरों ने फैसला लिया है कि वो खेरसॉन के पश्चिमी हिस्से को खाली करके नाइपर नदी को पार करके पूर्वी छोर पर आएंगे। पश्चिमी हिस्से को छोड़ना या कहीं कि वहां से पीछे हटना, ये पुतिन के लिए बहुत बड़ा झटका कहा जाएगा। खेरसॉन नाइपर नदी के दोनों तरफ है और ये वो इलाका है जहां रूस का कब्जा युद्ध के शुरू में ही हो गया था। खेरसॉन बहुत अहम है। यहाँ पर एक बांध भी है जिससे क्राइमिया के पानी की सप्लाई होती है। यहाँ पर यूक्रेन के कब्जे का मतलब है कि क्राइमिया का पानी यूक्रेन बंद कर सकता है। क्राइमिया वो इलाका है जिस पर 2014 में रूस ने कब्जा करके उसे अपने नक्शे में मिला लिया था। इससे पहले रूस ने मना किया था कि वो खेरसॉन खाली करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऐसा कदम इस मोर्चे पर उसकी बड़ी हार कहा जाएगा। हालांकि यूक्रेन की सेना को डर है कि रूस का पीछे हटना एक तरह से यूक्रेन की फौज को फंसाने वाला बड़ा जाल है, क्योंकि इसे लेकर गलत जानकारी फैला रहा है, जिसमें यूक्रेन को बड़ा धोखा मिलने का खतरा है। Продовжується так звана евакуація окупантів з тимчасово зайнятої території Херсонської області, зокрема і медичних закладів. З лікарень Херсона вивозиться все обладнання та медикаменти. Лікарям, які відмовляються виїжджати, заборонено заходити на територію лікарень навіть за особистими речами. खेरसॉन के पश्चिमी हिस्से में काफी दलदली इलाका भी है और अगर रूस की सप्लाई लाइन पर असर पड़ता है तो उसके लिए यहाँ युद्ध लड़ना शुरू से ही आसान नहीं माना गया है। खेरसॉन नाइपर नदी के दोनों तरफ बंटा हुआ है और नदी के दोनों तरफ कंट्रोल रखना पुतिन के लिए बड़ी चुनौती रही है। यूक्रेन ने इस इलाके में अक्टूबर की शुरुआत से ही बहुत तेज हमले शुरू कर दिए थे। ज़ेलेंस्की की फौज ने नाइपर नदी पर बने पुल पर कई सटीक हमले किए। इनमें यूक्रेन ने हाइमर्स मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का इस्तेमाल किया और हालात ऐसे बन गए कि रूस के लिए अपना मोर्चा बचाना मुश्किल हो गया। रूस की सप्लाई लाइन कटने लगी और इसी वजह से पश्चिमी खेरसॉन में रूस की पोजीशन कमजोर पड़ गई। इस बात को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भी माना कि यूक्रेन बहुत जल्दी ही खेरसॉन पर वापस कब्जा कर लेगा। On the issue of whether or not the Ukrainians can take the remaining territory on the west side of the Dnieper River in Kherson, I certainly believe that they have the capability to do that. Most importantly, the Ukrainians believe that they have the capability to do that. We've seen them engage in a very methodical but effective effort to take back their sovereign territory. I think you'll see them continue to press until they secure the territory on the west side of the river. So to answer your question, I do think they have the capability. अमेरिका ने ज़ेलेंस्की से हथियारों को लेकर अब तक जो वादा किया है वो पूरा किया है। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की को लगातार लंबी रेंज के रॉकेट मिल रहे हैं। अमेरिका ने अपना हाइमर्स सिस्टम दिया है तो ज़ेलेंस्की को ब्रिटेन से M270 मल्टी रॉकेट सिस्टम मिले हैं, जो हाइमर्स का एक और रूप है। ज़ेलेंस्की को अरबों डॉलर के बड़े बड़े हथियार खैरात में मिले हैं,
ताकि वो पुतिन को टक्कर दे सके। ऐसे वेपन सिस्टम से बड़े बड़े दुश्मनों के दांत खट्टे किए जा सकते हैं। लेकिन बदले में ज़ेलेंस्की को क्या मिला? ज़ेलेंस्की सेवेरोडोनेत्स्क हार गए, ज़ेलेंस्की लिसिचांस्क हार गए। अब खतरा ज़ेलेंस्की के बड़े शहर खार्किव पर भी मंडरा रहा है। खेरसॉन में मिल रही कामयाबी को अमेरिका भी बहुत गौर से देख रहा है और उसे लगता है कि यह ऐसा मौका है जहां यूक्रेन की मदद की गई तो पुतिन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। In terms of their objectives, Tom, Ukrainians must outline their objectives. We won't do that for them. And again, they are fighting for the defense, fighting to defend their sovereign territory, and we're going to continue to support them for as long as it takes. लेकिन अब ज़ेलेंस्की के सामने खेरसॉन में मिले कामयाबी के बाद आगे बढ़ने का प्लान भी है और ये सब ऐसे वक्त हो रहा है जब ज़ेलेंस्की को नए नए हथियार मिल चुके हैं। लेकिन पुतिन ने डॉनबास को बचाने के लिए क्या तैयारी की है उसे भी बहुत गौर से समझने की जरूरत है। पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए 3 लाख नए फौजियों की भर्ती का ऑर्डर दिया। ये तादाद 12 लाख तक जा सकती है, लेकिन अभी इसका हुक्म जारी नहीं हुआ है क्योंकि इसे पार्शियल मोबिलाइजेशन का नाम दिया गया है। पुतिन इस फोर्स को लेकर लगातार अपने रक्षा मंत्री के साथ बैठक कर रहे हैं। वो जानते हैं कि डॉनबास को बचाने के लिए इस वक्त बहुत बड़ी फोर्स की जरूरत होगी। Особое внимание уделено подготовке призванных из запаса в учебных центрах и на полигонах, где в настоящее время 218 тысяч человек совершенствуют свою подготовку в составе экипажей и расчетов. После завершения обучения в район проведения специальной военной операции направлены 82 тысячи человек, из которых более 41 тысячи действуют в составе подразделений. फिलहाल ये 3 लाख फौज आर्मी रिजर्व फोर्स की ट्रेनिंग तेजी से चल रही है। क्या कहें कि रूस के आम शहरियों के बीच नए फौजी बनाए जा रहे हैं। अब इस फोर्स के लिए ज़ेलेंस्की का मैसेज क्या है वो भी बहुत गौर से देखिएगा, क्योंकि इसी में ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन का युद्ध वाला असली एजेंडा छुपा हुआ है। Ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України. Вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії. ज़ेलेंस्की ने जो कहा उसकी कुछ बातें पुतिन के लिए बड़ा अलर्ट बनकर आई हैं। यूरोप की मीडिया का दावा है कि जिन फौजियों को पुतिन जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं उनके लिए ना सही हथियार है, ना ही युद्ध में इलाज के लिए उनके लिए मेडिकल किट है। सर्द मौसम के लिए नए सैनिकों की खातिर सही कपड़े तक नहीं है। ज़ेलेंस्की पहले ही इस युद्ध को पुतिन का अपने लोगों से सबसे बड़ा धोखा बता चुके हैं। पुतिन को भी ऐसी रिपोर्ट जरूर मिली होंगी, तभी उन्होंने ऑर्डर जारी करके कहा है कि नए फौजियों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। Сегодняшний день самое главное – это экипировка, подготовка, слаживание и все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется. अगर ऐसे रिपोर्ट्स में जरा भी सच्चाई है तो ये बातें पुतिन को चिंता में डाल सकती हैं। ज़ेलेंस्की साफ साफ कह रहे हैं कि पुतिन उनको बलि का बकरा बना रहे हैं और वो युद्ध करेंगे तो यूक्रेन के हाथों एक के बाद एक मारे जाएंगे। ये ज़ेलेंस्की का माइंड गेम है। सवाल है कि क्या रूस के नए नवेले फौजी ज़ेलेंस्की के डराने वाले झांसे में फंस जाएंगे। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है, भले ही नेटो की मदद से सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के 4 टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है, यानी नंबर्स किसी भी युद्ध में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं।
इसीलिए पुतिन का फोकस उन नए फौजियों पर भी है। रूस की फौज ने इनको हथियार देने शुरू कर दिए हैं ताकि वो यूक्रेन के मोर्चे पर जाकर युद्ध में शामिल हों। और फिलहाल के लिए न्यूज 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। 15 languages.